नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडीज नोटियालजी में, जहाँ पे हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। मौर्य काल हमने पढ़ लिया है, जिसमें बात की चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासकों के बारे में। और इसके बाद कैसे डिक्लाइन हुआ इनका, वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। इसके बाद जो टाइम मतलब कौन इसके बाद राजा बने और कैसे उन्होंने रूल किया, क्या उनकी खास बात थी। तो इसमें बात करेंगे हम लेटर मौर्यन पीरियड की। लेटर मॉडर्न पीरियड में क्या होता है खास बात, कि यहाँ पे जो अशोक तक तो सारे किंग ठीक थे, लेकिन अशोक के बाद कोई इतना ऐसा कोई किंग नहीं मिलता है जो उतनी ख्याति प्राप्त जो कर पाए और उतनी पॉपुलैरिटी उसको मिले और उतना अच्छे ढंग से शासन कर पाए। तो इसके बाद धीरे धीरे पतन होने लग जाता है मौर्यन डायनेस्टी का। मौर्य साम्राज्य जो हमने पढ़ा था, मौर्य, तो मौर्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लग जाता है। तो वहीं पर नींव रखते हैं जो अलग डायनेस्टी वाले होते हैं, नई नई डायनेस्टी वाले, वहाँ पे नींव रखते हैं शुंग वंश की नींव रखते हैं। उसके बाद कण्व वंश आता है और आंध्र सातवाहन वंश आता है। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये तो देसी उत्तराधिकारी थे जो यहाँ पे रहते थे, जो मूल रूप से भारतीय थे, लेकिन इनके अलावा कुछ विदेशी जो उत्तराधिकारी थे बाद के, वो भी बने। तो उन्होंने कैसे यहाँ पे रूल किया और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें मौर्योत्तर काल की, जैसा कि मैंने बात की कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद जितने भी नए नए एम्परर, नए नए राजा जो यहाँ पे इमर्ज हुए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं देशी उत्तराधिकारी, जो यहाँ पे जो जिनका जन्म हुआ था वो कौन थे और कौन कौन से वंश इसके बाद आए। और उसके बाद विदेशी उत्तराधिकारी जो बाहर से आए थे, उनमें से कौन कौन से वंश यहाँ पे स्टैब्लिश हुए और कैसे उन्होंने यहाँ पे रूल किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम देशी उत्तराधिकारी, और विदेशी उत्तराधिकारी उसके बाद जो आए थे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करें सबसे पहले शुंग वंश की। तो शुंग वंश के जो फाउंडर थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद जो नया वंश बना, उसके बाद कण्व वंश आया, उसके जो फाउंडर थे वासुदेव थे। उसके बाद जो नया वंश आया, उसके बाद जो बना वो सातवाहन वंश, और जिसको अंत सातवाहन वंश कहा जाता है, जिसके फाउंडर शिमुक थे। उसके बाद जो वंश आया वो था वाकाटक वंश विंध्य शक्ति का। तो ये चार वंश जो बने इसके बाद, ये देसी उत्तराधिकारी थे। अब बात की जाए विदेशी उत्तराधिकारियों की, तो उसके बाद जो यहाँ पे नए रूलर थे उनमें विदेशी उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो हिंद यवन राज आता है, जिसके रूलर थे डेमेट्रियस, इसके फाउंडर थे। उसके बाद शक जो यहाँ पर आए थे, उनमें शक में थे मोग व चस्टन। बात करें पहल्लव या पार्थियन की, तो उनके जो फाउंडर थे वो थे मिथ्रोडेट्स फर्स्ट। उसके बाद जो कुषाण यहाँ पर आए थे, तो कुषाण जो आए थे, इनके जो फाउंडर थे वो थे कुजुल खडफसीस। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो ये वाला विदेशी उत्तराधिकारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देसी, इसमें हम पढ़ेंगे देशी उत्तराधिकारी के बारे में। तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, और जो वाकाटक आप पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि वाकाटक जो था ये जो हम इसके बाद जो आते हैं, जो गुप्त साम्राज्य आता है, तो उसी के समकालीन थे लगभग, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गुप्तों के बाद ही हम वाकाटक को पढ़ेंगे इसके बाद। तो बात करते हैं देशी उत्तराधिकारी की। तो शुंग वंश, तो पहला जो वंश होता है शुंग वंश है, जो कि 185 से लेकर 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक था। तो ये आप देख सकते हैं, जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, उनकी एक तस्वीर यहाँ पर है, और ये वॉरियर की तरह पुष्यमित्र शुंग को दिखाया गया है। तो बात करें अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो आखिरी मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर की थी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसके बारे में कहानी प्रचलित है कि जो बृहद्रथ थे, ये बौद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, और नई नई जो मतलब यहाँ पे काफ़ी मॉन्क्स थे, जो बौद्धिस्ट मॉन्क, उनको बढ़ावा दे रहे थे। तो इससे नाराज जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके सेनापति, जो कि एक ब्राह्मण वंश से फॉलो करते थे, उसको फॉलो करते थे, तो वो उस चीज़ से नाराज़ थे, तो उन्होंने बीच सभा में जाकर उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद खुद को राजा घोषित कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने नींव रखी शुंग वंश की। बात करें नेक्स्ट, तो शुंग शासकों ने विदिशा को राजधानी बनाया। विदिशा इनकी राजधानी थी।
ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि शुंग शासन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो विदिशा इनकी राजधानी थी। परंतु राज्य का नियंत्रण पाटलिपुत्र से ही करते थे। राजधानी तो इन्होंने विदिशा को बनाया, लेकिन जो कंट्रोल होता था वो पाटलिपुत्र से ही होता था, जिसका वर्तमान नाम पटना है और सोन नदी और गंगा नदी के किनारे पर जो है। बात करें शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ। भागवत धर्म मतलब जो भागवत धर्म है, जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, उसका उदय एवं विकास हुआ। तब वासुदेव विष्णु की उपासना भी शुरू हुई, जो कि मैंने बात की थी। तो भागवत धर्म जो राइज हुआ था और भगवान विष्णु की पूजा करना स्टार्ट हुआ। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके बारे में जो मोस्टली जो पता लगता है वो इनके अयोध्या में जो अभिलेख इन्होंने लिखवाया था उससे पता लगता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब आपको मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो जो होंगी उसमें अश्वमेध यज्ञ पढ़ाया था। इसमें क्या करते थे, घोड़ा जो लेते थे, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, आगे घोड़ा जाता था, हॉर्स हॉर्स आगे चलता था, घोड़ा आगे चलता था और उसके पीछे पूरी सेना चलती थी। अगर किसी और अलग डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से होकर गुजरता था। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ ले, तो अगर घोड़े को पकड़ लिया उन्होंने और वो चैलेंज करता है, इसका मतलब था कि वो चैलेंज कर रहा है उस किंग को, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उसको चैलेंज कर रहा है कि मैं आपकी जो ये लड़ाई की जो चेतावनी है, वो लड़ाई के लिए उकसा रहा है। तो सेना क्या करती थी, अटैक कर देती थी। अगर वो हार गया, जिसने घोड़ा छोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा, अगर वो हार गया तो पूरा राज्य उसका उसका हो जाएगा, दूसरे राज्य जिसने घोड़ा पकड़ा है। लेकिन जिसने अगर घोड़ा पकड़ने वाला हार गया तो वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। नहीं तो अगर पास होने दिया तो वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ का एक रूल था ऐसा। और बड़े बड़े राजा जो आप देखोगे हिस्ट्री में, तो मोस्टली बहुत सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। बात करें पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। इनके जो आपने सुने होंगे, जो योग योग से रिलेटेड जो एक फेमस जो हुए हैं उनका नाम पतंजलि है। तो इन्होंने पाणिनि की एक बुक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो ये भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए, इसको स्टार कर दीजिए कि जो इनके पुरोहित थे पतंजलि ने, उन्होंने पाणी की जो अष्टाध्यायी थे उस पर महाभाष्य लिखा था, उसकी रचना की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई। तो इस जो ये टाइम था, ये पीरियड था 185 से लेकर और 149 बीसी का। तो इस टाइम पे पहली जो स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति, नारद स्मृति आपने सुना होगा, तो उनमें से पहली जो स्मृति थी मनुस्मृति, उसकी रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने प्रथम ब्राह्मण वंश की नींव रखी। तो ये पूरी तरह ही ब्राह्मण वंश था और इन्होंने पहली बार ब्राह्मण वंश की नींव रखी, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, उनके बारे में। तो इन्होंने जो देखा जाए तो मोस्टली इन्होंने क्या किया है, बौद्ध धर्म के विरोध में थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का वर्चस्व ऑल ओवर द इंडिया में बढ़ रहा था। तो ये एक हिसाब से इनकी जो अवधारणा थी, इनकी जो सोच थी, वो इसके विपरीत थी, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा था। तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म की नींव रखी और एकदम उसके लिए अस्त्र भी उठा लिए थे। बात करें पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, तो इनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जो इनके फॉलोअर थे, जो बाद के जो किंग बने, वो कौन कौन थे। तो बात करें अग्निमित्र, पहले जो इनके बेटे थे अग्निमित्र, तो वो थे। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। इनके बाद जो शासक बना था वो अग्निमित्र बना था। और इस पर कालिदास ने एक बुक भी लिखी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ये भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये वाला। तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय समय एवं आक्रमण हुआ था। तो इससे पता चलता है कि अग्निमित्र के समय बाहरी आक्रमण भी हुआ था। तो मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास की जो रचना है, उसमें उन्होंने प्रेम प्रेम लिखा है, मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग लिखा है। तो उससे पता चलता है कि अग्निमित्र के बारे में लिखा है इस टाइम पे कालिदास ने। बात करें वसुमित्र, तो यह अग्निमित्र के बाद शासक बना, जो इसके बाद था, अग्निमित्र के बाद जो शासक बना। बात करें वज्रमित्र की, तो वज्रमित्र जो था ये वसुमित्र के बाद शासक बना। उसके बाद करें बात भगवद्र की, भागवत नाम से इन्हें बुलाया जाता था। इसके विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक एंटियाली किड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्यंस थे ये दो, उसके बाद जो उत्तराधिकारी थे दो में बंट गए थे। एक थे जो इंडिया के पहले से थे, यानी जो देसी थे, और एक थे जो बाहर से आए थे, जो बाहर से आए थे, विदेशी। तो वैसे ही विदेशी शासक थे हिंद यवन शासक एंटियाली किड्स। तो ये इन्होंने अपना एक दूत भेजा था भागवत के दरबार में, भगभद्र के दरबार में, और हेलोयोडरस नाम उसका नाम था। इसके बाद जो किंग बने वो बने देवभूति, या शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या 73 बीसी में वासुदेव ने की था, नया वंश कर्ण वंश की स्थापना की। तो आखिरी जो शासक था शुंग वंश का, वो उसका नाम था देवभूति। अगर बात की जाए, इसका नाम था
इसका नाम था देवभूति। तो इसने कण्व वंश की स्थापना की। बात करें सो इम्पोर्टेंट जिसमें आता है वो आता है पुष्यमित्र शुंग ने सांची में पाषाण वेदिका व भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि भरहूत स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एम्पायर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फैला हुआ इतना इतना, ये आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र यहाँ पर है, ये शुंग एम्पायर पूरा फैला हुआ है जो ये केसरिया कलर में आपको दिख रहा है। ये उज्जैनी यहाँ पर है, ये साकेता है, ये कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु से आप भली भांति परिचित होंगे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये सांची यहाँ पर रिलेटेड है। और ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ सातवाहन एम्पायर है, ये नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सातवाहन एम्पायर है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला इंडिया का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें आता है वेस्ट बंगाल आ गया, इसमें उड़ीसा का पार्ट हो गया, बिहार का पार्ट हो गया, यूपी का पार्ट हो गया, एमपी का पार्ट हो गया। और नीचे साउथ में अगर देखा जाए तो इसमें छत्तीसगढ़ झारखंड काफ़ी जगह तक ये राज्य फैला हुआ था। तो ये मैप है शुंग डायनेस्टी का। बात करें नेक्स्ट, अब बात करें नए वंश जो दूसरा वंश था कण्व वंश। तो इसकी बात करें तो इसमें शुंग वंश के अंतिम शासक, बात करें शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की। जो इसका सचिव था देवभूति का, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या वासुदेव ने 73 बीसी में कर दी तथा कण्व राजवंश की स्थापना की। तो इसके 4 उत्तराधिकारी हुए हैं। पहला था वासुदेव कर्ण, दूसरा था भूमिमित्र कर्ण, तीसरा था नारायण कर्ण और चौथा था सुशर्मन कर्ण। तो कुल मिला के 4 राजा इसमें हुए हैं। अंतिम शासक सुशर्मन, जो ये बात की सुशर्मन कर्ण की, अंतिम शासक जो था सुशर्मन कर्ण, इसकी हत्या 60 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में सिमुक ने कर दी, शिमुक ने की और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ये याद रखना कि अंतिम राजा कर्ण, प्रथम राजा जो कर्ण वंश का था वो था वासुदेव और अंतिम राजा था सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या की शिमुक ने, और शिमुक ने जो फाउंडेशन लिखी थी वो लिखी थी आंध्र सातवाहन वंश की, जिसको कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश। तो इसकी जो फाउंडर थे वो थे शिमुक। ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये मुद्रा हैं, जो ये मुद्रा रिलेटेड हैं, ये करेंसी आप सिक्के देखते हैं, पंचमार्क सिक्के ही बनाए जाते थे, जिनको नॉर्मली काशार्पण ही कहा जाता था, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है। तो पंचमार्क थे। तो पंचमार्क का मतलब जैसे मैंने आप बताया था कि एक पहले मेटल लिया और उस पर से पंच करते थे, हिट करते थे, ताकि जाके उसके बाद उसकी इमेज बन जाती थी वहाँ पे, और वो ऐसे सिक्के चलाए जाते थे। तो ये कुछ सिक्के हैं जो कण्व डायनेस्टी में चलाए गए। अब बात करें कर्ण डायनेस्टी, तो ये जो एरिया है लगभग लगभग वही एरिया है जो शुंग डायनेस्टी में था, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे प्रसार हुआ है इसका। तो ये है कर्ण डायनेस्टी, जो ये कलर में दिख रही है यहाँ पर। तो ये थी कर्ण डायनेस्टी, छोटी सी डायनेस्टी है, ज़्यादा इसमें है नहीं और ऐसा कोई वर्क नहीं है इसमें, तो इसको कवर कर दिया। बात करें आंध्र सातवाहन वंश की, तो आंध्र सातवाहन वंश एक काफ़ी पराक्रमी वंश रहा, जहाँ पराक्रमी वीरों से भरा हुआ वंश था, जिसमें काफ़ी वीर पैदा हुए, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश भी की थी, एक साथ जोड़ने की कोशिश भी की थी। तो इसका जो राइज हुआ था वो हुआ था 60 बीसी से, इसका जो राइज हुआ था वो हुआ था 60 बीसी में। तो इसका जो राइज हुआ था वो हुआ था 60 बीसी में, और 250 बीसी तक ये चला था, 250 बीसी तक। सॉरी, 250 बीसी यहाँ पर नहीं होगा, ये एडी होगा, 250 एडी तक। तो ये जो था ये था 250 एडी तक, एनो डोमिनी, यहाँ गलती से ये हो गया है, तो एडी तक था ये, ईस्वी तक। तो बात करें शिमुक की, शिमुक ने जो रूल किया था वो किया था 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक। तो जो फाउंडर थे आंध्र सातवाहन वंश के वो थे शिमुक। तो सातवाहनों की शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम राजा शिमुक था। धर्म में उसकी गहरी रुचि थी, ये बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति था। ये भी एक ब्राह्मण वंश था, इससे पहले भी जो कर्ण वंश है वो ब्राह्मण वंश से रिलेटेड था, और जो शुंग वंश था वो भी ब्राह्मण वंश से रिलेटेड था। तो इसकी धर्म में काफ़ी रुचि थी। इसने अनेक जैन व बौद्ध मंदिरों, चैत्यों का निर्माण करवाया। बौद्ध मंदिर, जैन और चैत्यों जैसा कि बताया गया था आपको, चैत्य मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये बौद्ध धर्म के पूजा भवन थे, और इसमें चैत्यों का निर्माण इसने करवाया था। तो ये पूजा भवन थे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते थे। चैत्यों की बात की तो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। अब बात करें, परंतु शासन के दौरान ये अत्याचारी राजा, पहले ये धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, लेकिन शासन के दौरान यह
अत्याचारी राजा बन गया था। अतः इसकी हत्या कर दी गई। तो इसकी हत्या की गई थी और इसको मार दिया गया था। बात करें कृष्ण की, इसके बाद जो रूल किया वो कृष्ण ने किया, और इन्होंने जो रूल किया था 37 बीसी से लेकर 27 बीसी तक किया था। शुंग के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। उसे नासिक तथा उसने नासिक तथा नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। तो इन्होंने नासिक तक अपनी सातवाहन जो शक्ति थी, अपना जो साम्राज्य था, नासिक तक फैला दिया था। और इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है नासिक शिलालेख में। अब बात करें अगली स्लाइड की, तो बात करें शातकर्णी प्रथम। तो पहला इनका जो नेक्स्ट राजा था वो था शातकर्णी प्रथम, जिसका रूल 27 बीसी से लेकर 17 बीसी तक चला। सातवाहनों का अगला राजा शातकर्णी प्रथम था, जिसका नाम पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। ये एक बुक है जिसमें इसका नाम मिलता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ये सातकर्णी की उपाधि करने वाला प्रथम राज्य था। शातकर्णी प्रथम जो था यह पहला शातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला राजा था। 10 वर्षों की अवधि में उसने सातवाहनों की प्रतिष्ठा में प्राप्त की। वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बना। दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया का, जहाँ अब वो नाउडेज में साउथ इंडिया कहा जाता है, दक्षिण भारत जो है, तो वो वहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था 10 सालों के अंतर्गत ही। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिन्होंने रूल किया था 106 बीसी से लेकर 130 बीसी तक। यह सातवाहन वंश का सबसे महानतम 23वां राजा था। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रूलर है इनको यहाँ पे इनको बताया, जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो बात करें गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया। वह प्रथम सातवाहन राजा था जिसने अपने साथ माता के नाम का उल्लेख मिलता है, इसके साथ माता का नाम का उल्लेख मिलता है, तभी से यह परंपरा बन गई। तो आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये अपनी माता का नाम यहाँ पर अपने साथ जोड़ा करते थे जो ये रूलर थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी। और पहली बार इन्होंने अपने माता का नाम इसमें जोड़ा था, और साथ में इनकी माता ने भी रूल किया था और इन्होंने भी। इसका राज्य उत्तर में मालवा, उत्तर में अगर बात की जाए मालवा में, काठियावाड़ में गुजरात से लेकर, और दक्षिण में कृष्णा नदी तथा पूर्व में विदर्भा से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला था। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र जिनके पास था, जो कोंकण तक फैला था, यानी गोवा तक फैला था विदर्भ, और दक्षिण में कृष्णा नदी तक कर्नाटका तक फैला था, काठियावाड़ से लेकर गुजरात से लेकर मालवा, यानी ये मालवा जो फैला था ये एमपी में पड़ता है। तो काफ़ी बड़ा राज्य इनके पास था। गौतमी पुत्र शातकर्णी का शासन दक्षिणापथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। तो ये ऐसा टाइम था जहाँ पे वैदिक धर्म जो एक हिंदुज्म वाली जो आइडियोलॉजी है, हिंदुज्म आइडियोलॉजी और हिंदू धर्म जो है, इसके पुनरुत्थान का समय इसको कहा गया है। इसको दक्षिणापथ यानी साउथ इंडिया में जो इस धर्म को पुनरुत्थान मिला था, और इन्होंने शीर्ष पर उस धर्म को ले गया था। तो ये काफ़ी प्रतापी राजा थे। बात की जाए इनकी तो काफ़ी प्रतापी राजा थे। तो इंपॉर्टेंट जिसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी आता है, और अपनी माता के नाम पर इनका नाम रखा गया था। तो ये हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये आप देख सकते हैं, मूवी भी इन पे है बनी हुई। और ये इनका रूल है इंडिया में, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये साउथ इंडिया यहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर यहाँ गुजरात तक, ऊपर यहाँ पे एमपी तक, राजस्थान का काफ़ी पार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोवा तक यहाँ फैला है, और ये यहाँ पे उड़ीसा के नीचे यहाँ तक फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य यहाँ पर था। इसमें उज्जैनी आता है, और उज्जैनी आता है, प्रतिष्ठाना आता है, अमरावती है आता है, वनवासी आता है, और ये काफ़ी जो जगह है इसके अंतर्गत आती है। तो काफ़ी बड़ा एक जो साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया था। अब बात की जाए नेक्स्ट स्लाइड की, बात करें तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा विजित क्षेत्र, नासिक अभिलेख है उसमें इसमें लिखा गया है कि इनके पास कौन कौन से क्षेत्र थे और कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने जीत लिए थे, विजित क्षेत्र। तो बात करें ऋषिक, कृष्णा नदी का जो तटीय क्षेत्र था यानी कर्नाटक के आसपास का, तो ये इन्होंने जीत लिया था। गोदावरी का तटीय क्षेत्र ये भी इन्होंने जीत लिया था। अश्मक आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदों में, साउथ इंडिया में जो अश्मक था 16 महाजनपदों में अश्मक साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था, तो ये भी इन्होंने जीत लिया था। बात करें सौराष्ट्र की, तो दक्षिण काठियावाड़ है, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है ये साउथ काठियावाड़ जो है इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। अपरांत यानी उत्तरी कोंकण, ये गोवा के आसपास का जो क्षेत्र है इसको उत्तरी कोंकण कहलाता है। अनूप यानी नर्मदा घाटी को इन्होंने जीत लिया था। विदर्भ यानी बरार वाले क्षेत्र को जीत लिया था। आकर यानी पूर्वी मालवा को एमपी के आसपास में। अवंत यानी पश्चिमी मालवा को इन्होंने जीत लिया था। तो इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास था, जो कि हमने प्रीवियस जो मैंने अभी बात की थी, ये जो बात की थी मैप में, तो आप देख सकते हैं इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, इस वाले मैप में
ये पूरा विजय क्षेत्र है गौतमीपुत्र सातकर्णी का। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, वेदों का आश्रयदाता कहा गया है, पर्वतों का रक्षक कहा गया है। इसने शक शासन नहपान को मार डाला। शासक जो नहपान था, इन्होंने इसको मार डाला था और जीत लिया था, उसको युद्ध में हरा दिया था। बात करें नेक्स्ट जो रूलर था वो था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी माता का नाम आया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो इनका जो रूल था वो 130 बीसी से लेकर 154 बीसी तक, 130 बीसी से लेकर 154 बीसी तक। तो ये कुछ डाउटफुल मुझे लग रहा है, ये ऐसा नहीं होगा इनका जो रूल था। बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात उसका पुत्र, इनका जो पुत्र था वो था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इनका जो पुत्र था गौतमीपुत्र सातकर्णी का, वो सातवाहनों का राजा बना। टॉलमी के विवरण में उसका नाम सिरोपोलीमेंस के रूप में मिलता है। कन्हेरी अभिलेख में प्राप्त है, कन्हेरी जो अभिलेख है उसमें प्राप्त होता है कि शकों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन तो ये मैत्री जो संबंध थे ये ज़्यादा समय तक नहीं चले। पुलमावी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। रुद्रदामन जो आप देख सकते हैं, जो अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो विदेशी जो शासक थे उनमें रुद्रदामन का नाम आता है। लेकिन उसने भी दक्षिणेश्वर की उपाधि प्राप्त की। लेकिन फिर भी उसने क्या है, जो पुलमावी थे इन्होंने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन 2 बार ही रुद्रदामन से हार गए थे। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सातवाहनों से रिलेटेड, इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करें सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, और जो इनकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। बात करें सातवाहन काल में चांदी था वह तांबे के सिक्कों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था, जिसे कार्षार्पण कहते थे। तो ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है। तो इन्होंने जो सिक्के इस्तेमाल किए थे वो चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल किया था। इन्हीं के समय हाल ने प्राकृत भाषा में, ये काफ़ी टाइम जो पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय में हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की। तो ये अब जो क्वेश्चन आता है कि गाथा सप्तशती के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो हाल हैं, जो कि प्रेम गाथाओं के लिए जहाँ वर्णन किया गया, प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया था। सातवाहनों के समय ही गुणाढ़ एक राइटर थे, उन्होंने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की, और शववर्मन ने क्रांतक नामक पुस्तक लिखी। तो 3 पुस्तकों के बारे में इसमें बात की गई है। एक है गाथा सप्तशती, जिसकी रचना हाल ने की है। दूसरी यहाँ पर है वृहत कथा कोश, जिसकी रचना गुणाढ़ ने की है। और तीसरी है यहाँ पर क्रांतक, जिसकी रचना शर्ववर्मन ने की है, शर्ववर्मन। बात करें सातवाहन मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, माता की को माना जाता था। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो राजा जो बन रहा था, जो उसके बाद जो नेक्स्ट राजा जो बन रहे थे, जो राजा यहाँ पर बन रहे थे नए, वो हमेशा राजा का बेटा ही, मतलब यहाँ पितरात्मक समाज पैट्रची वाला चल रहा था। तो ये लगातार आपको देख सकते हैं। और आर्थिक लेन देन शीशे के सिक्कों से होता था, शीशे के सिक्कों से यहाँ पे आर्थिक लेन देन होता था, इकॉनमी। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, तो सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम, जो प्रशासन का इन्होंने काम दिया था वो दिया था गौलमिक को दे दिया था। गौलमिक होता था, अब गौलमिक कौन होता था? गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, चीफ होता था, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, और 25 घोड़े, 25 घोड़े होते थे उसमें, और 45 दल पैदल सैनिक होते थे। तो ये गौलमिक कहा जाता था, और इसको यही रूल करता था ग्रामीण क्षेत्रों में। बात करें सातवाहनों की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं वो हैं कार्लों के चैत्य जो उन्होंने बनाए, बौद्ध चैत्य बनाए हैं। चैत्य मीन्स जहाँ पे विहार कर सकते हैं, जहाँ पे लोग मिल सकते हैं, एक टेम्पल टाइप का, जब पीस जहाँ पे मिलती है, तो वो इन्होंने बनाए थे। अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया। तो इन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया एवं अमरावती कला का विकास करवाया। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणेश्वर स्वामी के रूप में कहे जाते थे। तो इनको जो कहते थे वो कहते थे दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर इनको कहा जाता था। और इसमें जो आखिरी जो इसमें आता हुआ था, सातवाहन राज्य ने उत्तर व दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। इन्होंने नॉर्थ को साउथ से जोड़ के रखा, एक कनेक्शन बना के रखा, और साउथ से जोड़ के रखा। तो एक ब्रिज की तरह काम किया इस शासन ने, सातवाहन ने। तो थैंक यू। ये थे जो वंश। इसके बाद मौर्योत्तर काल के प्रमुख वंश थे, मौर्योत्तर काल जो हमने पढ़ा, और इसके अंतर्गत आपने पढ़ा शुंग वंश और कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा विदेशी। यहाँ पर कौन कौन थे, जिसमें हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, हिंदयवन, पहल्लव, जिनको कहा जाता है पहल्लव, वो पढ़ेंगे, पहल्लव
काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे संगम काल की, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे हम गुप्तों के बारे में। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद नोटियालजी नाम से एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे PDF अवेलेबल करवा दी जाती है। थैंक यू।